उत्तर भारत के एक छोटे से गांव हरिपुर की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। पूरा गांव शोक में डूबा था। गांव के सम्मानित बुजुर्ग रामकिशन जी का निधन हो गया था। उम्र लगभग 75 वर्ष की थी, लेकिन गांव के हर इंसान के लिए वे एक पिता समान थे। रामकिशन जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा राजेश, जो शहर में नौकरी करता था, और छोटा बेटा मनु, जो कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में मारा गया था। राजेश को जैसे ही पिता के निधन की खबर मिली, वो तुरंत गांव के लिए रवाना हो गया। गांव के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी सब मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे थे। नदी किनारे चिता सजाई जा रही थी। गांव के बुजुर्गों की निगरानी में सब कुछ विधि पूर्वक किया जा रहा था। राजेश दोपहर तक गांव पहुंच गया। चेहरे पर थकावट और आंखों में आंसू लिए उसने पिता के पार्थिव शरीर को अंतिम बार देखा। मां पहले ही सालों पहले चल बसी थी, अब पिता भी चले गए। राजेश ने अपने हाथों से पिता को मुखाग्नि दी। लकड़ियां जल उठी, और बढ़ा, और साथ ही एक बेटे का अपने पिता से जुड़ा रिश्ता राख बन गया। गांव में कहावत है, जब चिता जलती है तब आत्माएं मुक्त होती हैं, कुछ अधूरी बातें उन्हें रोक लेती हैं। शमशान से लौटकर जब सब घर पहुंचे तो माहौल और भी भारी था। सबने मिलकर शुद्धिकरण और 13वीं की तैयारियों की योजना बनाई। शाम होते होते राजेश थक कर अपने कमरे में लेट गया, लेकिन तभी बरामदे से एक धीमी आवाज सुनाई दी, मां, दरवाजा खोलो। राजेश चौंक गया। उसने सोचा शायद दिमाग भ्रमित हो गया है, लेकिन फिर वही आवाज, और इस बार थोड़ी तेज। राजेश ने झिझकते हुए दरवाजा खोला, और जो उसने देखा उसकी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे पर उसका मरा हुआ भाई मनु खड़ा था। वही चेहरा, वही हंसी, वही कपड़े जो उसने उस दिन पहने थे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। भैया, पापा कहाँ हैं? मनु ने मासूमियत से पूछा। राजेश डर और हैरानी से कुछ बोल नहीं पाया। उसके हाथ कांपने लगे। राजेश ने जैसे तैसे खुद को संभाला और तुरंत दादी और चाचा को बुलाया। पर जब वे आए, चाचा से कहा, क्या तुम्हें सदमे की वजह से भ्रम हो रहा है बेटा? चाचा ने पूछा। राजेश ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन भीतर कुछ अलग ही डर बैठ गया था। रात भर उसे नींद नहीं आई। बार बार उसे वही आवाज सुनाई देती रही, भैया मैं घर आ गया हूं, सब कहाँ हैं? अगली सुबह राजेश को पिता की पुरानी अलमारी से एक डायरी मिली। उसमें अंतिम कुछ पन्नों पर अजीब बातें लिखी थीं। मनु नहीं मरा, वह मुझे रातों को दिखाई देता है, कहता है मैं लौटना चाहता हूं। उसके पास कुछ अधूरी बातें हैं जिन्हें कहे बिना वह चैन से नहीं सो सकता। राजेश का माथा ठनक गया। क्या वाकई मनु की आत्मा अब भी इस घर में है? राजेश सीधे गांव के पुराने तांत्रिक बाबा हरिदास के पास पहुंचा। बाबा ने आंखें मूंद कर कुछ देर ध्यान लगाया और कहा, तेरे भाई की आत्मा भटकी नहीं, कारण बंध गई है। उसे अंतिम बार कुछ कहना है। अगर तू उसकी बात सुन ले तो शायद वो मुक्त हो जाए। राजेश ने उसी रात पूजा करके दीपक जलाकर मनु को बुलाया। रात के तीसरे पहर ठंडी हवा के साथ दरवाजा फिर से खुला और मनु अंदर आया। भैया, क्या चाहिए तुझे मनु? क्या अधूरी बात है? राजेश ने कांपते हुए पूछा। मनु की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा को मैंने कभी नहीं बताया कि मैं उस रात दोस्तों के साथ बाइक रेसिंग में गया था। हादसा मेरी गलती थी, मैं डर गया था, लेकिन अब पापा चले गए और मैं माफी भी नहीं मांग सका। राजेश की आंखों से भी आंसू बह निकले। भैया, क्या तुम पापा से कह सकते हो कि मुझे माफ कर दें? मैं अब जाना चाहता हूं। राजेश ने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैं कह दूंगा मनु, तू अब शांति से जा। सुबह होते ही घर का माहौल बदला हुआ था। हवा में अब वो डर नहीं था। राजेश ने पिता की समाधि पर जाकर मनु का संदेश दिया, और जैसे ही उसने कहा पापा, बस चली, और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। राजेश समझ गया मनु अब मुक्त हो चुका है। कभी कभी आत्माएं भी सिर्फ एक बात कहने के लिए लौटती हैं, माफी मांगने या माफी देने। उनका उद्देश्य डराना नहीं, आना होता है। और कभी कभी अंतिम संस्कार के बाद जो लौटता है वो कोई और नहीं, अपना अधूरा रिश्ता होता है।